इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, आपका चैप्टर चल रहा है व्यापार और पेशे से लाभ, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसके संबंध में अपन ने अब तक काफ़ी काम कर लिया, थ्योरेटिकल भी किया और उसके बाद में कुछ छोटे प्रश्नों के रूप में थोड़ी प्रैक्टिस भी करी। अब उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में आज अपन पटेल चौधरी वाली जो बुक है उसके जो प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करने की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े प्रश्न, उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है जो पिछले 2-3 बार परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में या वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता रहा है। सबसे पहले मैं उस प्रश्न का पढ़ के आप लोगों के लिए खुलासा कर देता हूँ। अपन पढ़ते हैं, प्रश्न है क्या। मेसर्स राधेलाल एंड सन्स कोटा में गेहूं के व्यापारी हैं, गेहूं का कारोबार करते हैं। नाम है मेसर्स राधेलाल एंड सन्स, ये फर्म है जिसका नाम ये है और ये कोटा में है, गेहूं के व्यापारी हैं। उनके पास साबुन और तेल कंपनी की एजेंसी भी है। गेहूं के कारोबार के साथ साथ में उनके पास साबुन और तेल कंपनी की एजेंसी भी है, यानी साथ साथ में वो ये एजेंसी का काम भी करते हैं। और आप जानते हैं एजेंसी का काम एजेंट करता है और उसको निश्चित कमीशन मिलता है विक्रय पर, जिसमें उन्हें विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिलता है। वे हिसाब की बहियाँ नहीं रखते हैं, उनके पास में हिसाब किताब की कोई बहियाँ नहीं हैं। उन्होंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को निम्न विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने 31 मार्च 2020 को, यानी गत वर्ष के अंतिम दिन, निर्धारण अधिकारी होता है आईटीओ जो कर का निर्धारण करता है। और निर्धारण अधिकारी को इंग्लिश में अपन कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेस माने निर्धारण करना, ASSESS असेस। तो असेसिंग जो अधिकारी होता है वो सामान्य रूप से आयकर अधिकारी होता है, जिसको अपन शॉर्ट में आईटीओ कहते हैं। और आईटीओ का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। तो वो निर्धारण अधिकारी को निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। क्या विवरण प्रस्तुत किए उसने, वो नीचे दे रखे हैं। साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन 6,000 रुपये, उसको 6,000 रुपये साबुन कंपनी से कमीशन मिला। तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन 18,000 रुपये, तेल कंपनी की एजेंसी भी है, वहाँ से उसको कमीशन मिलता है 18,000। फिर आगे, तेल कंपनी से एजेंसी समाप्त होने की क्षतिपूर्ति की राशि 25,000 रुपये। तेल कंपनी ने उसकी एजेंसी समाप्त कर दी और जब एजेंसी समाप्त कर दी तो तेल कंपनी ने क्षतिपूर्ति के रूप में उसको 25,000 रुपये दिए हैं। क्षतिपूर्ति को कहेंगे कंपनसेशन। तेल कंपनी ने एजेंसी समाप्त कर दी और उसके एवज में उसको उसकी क्षति की पूर्ति करिए 25,000 रुपये उसको एक मुश्त एक साथ दे दिए। फिर वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां 50,000 रुपये में खरीदी। 500 बोरियां 50,000 रुपये में खरीदी, जिसमें से 400 बोरियां 64,000 रुपये में बेच दी। वर्ष में उसने 500 बोरी खरीदी थी और उसकी कीमत लगी थी 50,000 रुपये और उसमें से 400 बोरी उसने बेची, यानी 100 बोरी उसके स्टॉक में है, 400 बिकी हैं। तो लाभ होगा वो बिक्री पर ही होता है। तो 400 बोरियां बेची और 400 बोरियों के उसको मिले 64,000। आपको ये देखना पड़ेगा
कि ये जो 400 बोरियां थी इनकी लागत क्या थी। लागत में से बिक्री घटा देंगे, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि 400 बोरियों पर उसको कितना लाभ हुआ। और व्यापार और पैसे में तो अपन लाभ की गणना कर रहे हैं, तो ये देखना अपने को। और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। दुकान खर्चे सामान्य खर्चे होते हैं व्यापार में जो छूट योग्य होते हैं, अलाउएबल होते हैं। तो दुकान का खर्चा 26,500 रुपये निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर ज्ञात हुआ कि दुकान खर्च में निम्नलिखित राशियां सम्मिलित की गई हैं। दुकान खर्च में वैसे इन्होंने बता रखे हैं, कुल मिला के दुकान खर्च इन्होंने चार्ज कर लिए 26,500 रुपये। दुकान खर्च चार्ज किया 26,500 रुपये। लेकिन इस दुकान खर्च में क्या क्या राशियां शामिल हैं वो भी बता रखी है। अगर नहीं बताई हुई होती तो बात कुछ अलग होती, तो अपन दुकान के सामान्य खर्चे मानते हुए इनकी छूट दे देते। लेकिन यहाँ इन्होंने बता दिया कि दुकान खर्च के 26,500 हैं, इसमें निम्नलिखित राशि शामिल हैं। अपन देखेंगे कि क्या उनकी छूट मिल सकती है क्या। पहले पॉइंट में राधेलाल के लड़के के विवाह पर किया गया 4,500 रुपये का व्यय। राधेलाल जो मालिक है उसके लड़के के विवाह पर खर्चा किया गया और वो दुकान खर्च में लिख दिया 4,500 रुपये। तो ये तो व्यक्तिगत खर्चा है, वहाँ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए छूट नहीं मिलेगी। फिर इसी तरह से कैलेंडर और डायरियों की लागत, इन्होंने कैलेंडर और डायरी बांटी हैं। कैलेंडर और डायरियों की लागत है 2,700 रुपये। तो व्यापार में कैलेंडर और डायरियाँ वर्ष की शुरुआत में या वर्ष के दौरान दिए जा सकते हैं, तो ये व्यापार का सामान्य खर्चा होता है, तो इसलिए ये छूट योग्य है, इसकी आपत्ति नहीं करेंगे अपन। और नेक्स्ट पॉइंट है रिहायशी मकान की मरम्मत का अनुमानित व्यय। रिहायशी मकान का मतलब रेजिडेंशियल हाउस, और रेजिडेंशियल हाउस का मतलब उसके खुद के रहने का मकान। तो रिहायशी मकान या रहने का मकान था, उसकी मरम्मत करवाई और उसमें 1,300 रुपये लगे, वो दुकान खर्च में ही दिखा दिए इन्होंने, 26,500 में शामिल कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। स्वयं के मकान की मरम्मत का खर्चा दुकान में नहीं दिखा सकते। फिर उसके बाद में है मनोरंजन व्यय। मनोरंजन व्यय 2,450 रुपये। मनोरंजन व्यय सामान्य बात है कि व्यापार में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं मनोरंजन के नाम पर। कोई कस्टमर आ गया जिसको चाय पिलाई, कभी नाश्ता ही करा दिया, तो मनोरंजन व्यय पर 2,450 रुपये की अपने को दिक्कत नहीं होगी, ये अलाउएबल है। फिर बिना चुंगी चुकाए माल लाने पर अर्थदंड, उसको पेनल्टी लगी 2,300 रुपये की, और ये दुकान के खर्चे में दिखा रखी है। पेनल्टी किस बात की लगी कि बिना चुंगी चुकाए, यानी चुंगी की वो चोरी कर रहा था और उस दरमियान पकड़ में आ गया वो, और पकड़ में आ गया तो उसके ऊपर अर्थदंड लगा, पेनल्टी लगी 2,300 रुपये। इसकी छूट भी अपने नहीं देंगे क्योंकि वो गैर कानूनी काम करता है जिसकी अपन छूट नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद में लास्ट का पॉइंट है टाइपराइटर खरीदने के अग्रिम चुकाए 2,500 रुपये। उसने टाइपराइटर खरीदने के एडवांस में पेमेंट कर दिया 2,500 रुपये, जो उन्होंने दिखा दिया दुकान खर्चे में। तो टाइपराइटर खरीदने के अग्रिम दिए हैं अभी। और दूसरी बात यह है कि टाइपराइटर जब खरीदेगा तो वो टाइपराइटर के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, तो इसलिए इसकी यहाँ पर छूट, एडवांस की कोई छूट दुकान खर्च के रूप में नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से इस प्रश्न का अपन ने खुलासा किया। और फिर ये कहते क्या हैं, ये कहते हैं 20-21 कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर 20-21, और कर निर्धारण वर्ष 20-21 से जस्ट पहला होता है गत वर्ष जिसकी वो आय होती है। तो आय है 19-20 की और कर निर्धारण होगा 20-21 में
व्यापार और पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। आपको ये कहा है टैक्सेबल इनकम ज्ञात करनी है, ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है और फिर उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये प्रश्न देखा आपने और फिर सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले एक हेडिंग देना है अपने को, और हेडिंग देना है जो ये ज्ञात करवाना चाहते हैं उसका हेडिंग। तो ये अपने को ज्ञात करवाना चाहते हैं कर योग्य आय राधेलाल की कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए। तो आपने हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ श्री राधेलाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इस तरह से ये हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद में ठीक राइट साइड में रुपीज़ के लिए कॉलम बना दिया और बाकी बची हुई जगह लेफ़्ट साइड की सारी विवरण लिखने के लिए अपन ने रख लिए। फिर उसके बाद में इसको करना शुरू करते हैं। इसमें उसकी जो कमाई है उसमें व्यापार से संबंधित खर्चे घटा दिए जाएंगे, यानी व्यापार की कमाई और कमाई में से व्यापार के खर्चे जो घट सकते हैं वो घटा देंगे, और घटाने के बाद में बचेगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये बचेगी। तो अपन शुरुआत करते हैं ग्रॉस अर्निंग, उसकी सकल कमाई। कमाई उसकी 4 तरह की होती है। पहली कमाई है उसके पास में, उसको कमीशन मिलता है सोप कंपनी से, कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी, साबुन कंपनी, SOAP, सोप माने साबुन कंपनी से कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी 6000। और फिर दूसरे पॉइंट में कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी से कमीशन मिलता है 18000। और फिर उसके बाद में उसको क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एजेंसी, एजेंसी ख़त्म होने की वजह से उसकी क्षतिपूर्ति की गई और राशि मिली 25000, ये भी उसकी कमाई है। तो तीसरे पॉइंट में दिखा दिया अपन ने कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एजेंसी। और चौथे पॉइंट में दिखाएंगे कि उसने 400 बोरी गेहूं बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट क्या हुआ, ये प्रॉफिट देखना है आपको। उसने गेहूं खरीदी थी 500 बोरी 50,000 में, एक बोरी की कीमत 50,000 को डिवाइड कर दो 500 से, तो एक बोरी है 100 रुपये की, 100 रुपये की। फिर बेची उन्होंने 400 बोरियाँ, 400 बोरी जो बेची उनकी लागत अगर अपन देखें तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 40,000 रुपये की लागत आती है। 40,000 रुपये की उसकी लागत थी 400 बोरियों की जो बेची, और वो बेचते हैं 64,000 में। लागत है 40,000, बिकती है 64,000 में। जो बचता है वो प्रॉफिट ऑन सेल, तो 24,000 रुपये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 400 व्हीट बैग्स। चौथे पॉइंट में लेंगे अपन प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ 400 व्हीट बैग। 400 गेहूं की बोरी बेचने पर प्रॉफिट होता है 24,000। इसलिए उसकी कुल कमाई के 4 पॉइंट हो गए और इन चारों पॉइंटों को जोड़ा। साबुन कंपनी से मिला, ऑयल कंपनी से मिला, क्षतिपूर्ति मिली और 400 बोरी गेहूं बेची, उसके ऊपर 24,000 का फ़ायदा। तो ये सारी कमाई उसकी जोड़ते हैं तो 73,000 होती है, 73,000। अब उसमें से अपन खर्चे घटाते हैं। वो ये कहता है कि 26,500 खर्चा, दुकान का खर्चा दिखाता है वो, दुकान खर्च 26,500। लेकिन अपन ये देखेंगे कि इसमें वास्तव में कौन से घट सकते हैं। तो ग्रॉस अर्निंग में से आप नीचे लिखना शुरू करें, लेस एक्सपेंसेज अलाउएबल, कितनी छूट मिल सकती है, और उसके लिए उसने खर्चे किए हैं एक्सपेंसेज
इनकर्ड 26,500, वो 26,500 बता रहा है। 26,500 में जिनकी छूट नहीं मिल रही है वो घटा देंगे, बाकी की छूट मिल जाएगी। कुल वो कहता है 26,500 का खर्चा है। तो नीचे लिखेंगे अपन लेस डिसअलाउड एक्सपेंसेज। डिसअलाउड छूट किस किस की नहीं मिलेगी? छूट एक तो ये नहीं मिलेगी कि उसके लड़के की शादी के खर्चे, तो पहला पॉइंट डाला अपन ने एक्सपेंसेज ऑफ सन्स मैरिज, पुत्र की मैरिज के 4500 रुपये की छूट नहीं देंगे। दूसरी, खुद का रिहायशी मकान है, खुद के रहने का मकान है, उसकी रिपेयर्स करवाई, उसकी छूट नहीं देंगे 1300 रुपये की। दूसरे पॉइंट में आ रहा है रिपेयर्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इसी छूट नहीं दे रहे हैं। अपने छूट नहीं दी, एक तो एक्सपेंसेज ऑफ सन्स मैरिज, दूसरे पॉइंट में रिपेयर्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 1300, और तीसरे पॉइंट में छूट नहीं दे रहे हैं पेनल्टीज। उसने चुंगी नहीं चुकाई और उसकी वजह से पेनल्टी लगी 2300 रुपये, तो उसकी छूट नहीं देंगे 2300 रुपये तीसरे पॉइंट में। और चौथे पॉइंट में एडवांस परचेजिंग ऑफ टाइपराइटर, परचेजिंग ऑफ टाइपराइटर के एडवांस दिए 2500 रुपये। ये 4 मद ऐसी हैं जिनकी छूट नहीं मिलेगी, 4500, 1300, 2300 और 2500। इनको चारों को जोड़ते हैं तो ये राशि बनती है 10,600। 10,600 की छूट नहीं मिलेगी। कुल राशि ये बता रहा है दुकान खर्च की 26,500। 26,500 में से 10,600 की छूट नहीं मिलेगी, तो 26,500 में से 10,600 घटा दें तो राशि बचती है 15,900। 15,900 अलाउड एक्सपेंसेज हैं व्यापार के, जिनकी छूट मिल जाएगी। उसकी अर्निंग होती है 73,000, अर्निंग का जोड़ है 73,000, उसमें से छूट दे देंगे 15,900, यानी 73,000 में से 15,900 लेस कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद में राशि बचती है 57,100। ये उसकी कमाई है, जिसके लिए आप लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 57,100। तो इस तरह से ये व्यापार की कर योग्य आय आ गई है। ये प्रश्नों की करने की शुरुआत अपन लोगों ने कर दी है। आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहें और उससे आगे के प्रश्न देखते रहें, उदाहरण देख लें सारे के सारे, और इसकी थ्योरी देख लें। थ्योरी और उदाहरण देखने के बाद में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको दिक्कत महसूस हो। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। थैंक यू।